हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। अभी तक जो है हम एबीसी के प्रैक्टिकल जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारा डिस्कस किया। अब जो है हम इसकी थ्योरी जो वो डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान समझिएगा। एग्जाम के अंदर पूछी भी काफ़ी जाती है इसकी थ्योरी, तो पूरा फोकस्ड रहिएगा। कुछ वर्ड है जिनको यहाँ हम छू के निकलेंगे, जो हमारे लास्ट के अंदर सबसे एंड के अंदर हम जब कॉस्ट की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तब जाके हम उनको पूरा समझेंगे। लेकिन यहाँ जितना यूज है उतना हमें मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जितना इसका पोर्शन आता है वो हम यहाँ कवर करेंगे। बाकी का लास्ट जो है वो कॉस्ट थ्योरी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका कुछ रिलेवेंस कहीं और से भी रहता है, उस वजह से लाइक सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस से भी रिलेवेंस रहता है कुछ वर्ड का। तो उतना पोर्शन हम बाद में देखेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन अभी का देखेंगे। बाकी ये जो आज की थ्योरी का सेशन है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेंगे आपको, तो थोड़ा अटेंटिव रहें। ठीक है सर, शुरू करें? हाँ जी, आ जाइए थ्योरी पे। मीनिंग ऑफ टर्म यूज्ड इन एबीसी। एबीसी के अंदर जो टर्म यूज किए जाते हैं उसमें से सबसे पहला जो है वो एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो सबसे पहला वर्ड जो वो हम कौन सा उठा रहे हैं? एक्टिविटी के बारे में कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी हेयर रेफर्स टू एन इवेंट दैट इनकर कॉस्ट। मतलब एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जिसके होने से आपको कॉस्ट लगती है। लाइक हीटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन होगा तो आपको क्या लगेगा? कॉस्ट लगेगा। तो वो क्या कहलाएगी? एक्टिविटी कहलाएगी। हीटिंग करते हो तो उस केस के अंदर आपको कॉस्ट लगती है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? एक्टिविटी हो जाएगी। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट करते हो, उसको लाते हो रॉ मटेरियल को, तो आपको कॉस्ट लगती है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एक एक्टिविटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात? तो ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी घटना जिसके होने मात्र से आपके कॉस्ट इनकर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। देखिए, एक वर्ड को पर्टिकुलर को आप यहाँ नहीं समझ पाओगे, जब ये एक बार हम पूरा देखेंगे उसके बाद में इसको वापस एक बार रीड करोगे तब जाके आपको समझ आएगा। क्लियर है सर? आप हमेशा ऐसा कहते हो और लास्ट के अंदर होता भी है, इस वजह से आप आराम से बताइए जितना बता सकते हैं, फिर हम इसको वापस लास्ट के अंदर सम अप कर लेंगे, तब आप एक बार वापस समझा देना ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है भाइयों। सेकंड है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट मतलब हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ रहे हैं तो एग्जाम क्लियर करना, ये हमारा क्या है? उद्देश्य। कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? कॉस्ट का ऑब्जेक्ट होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा कस्टमर है, उसके लिए हम क्या करें? कॉस्ट कैलकुलेट करें। सर क्या का आपका ऑब्जेक्ट क्या बताया कि सर कॉस्ट को असरटेन करना, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा सर्विस है, उसके लिए हमें क्या करना? कॉस्ट का पता करना। लाइक पेन बना रहे तो इस पेन की कॉस्ट का पता करना, वो क्या होगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी के लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। हाँ जी सर, सही बात है। तो यहाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसके लिए आप कॉस्ट का पता कर रहे हो ना, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझिएगा। इट इज एन आइटम, ये वो आइटम है फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर। एग्जाम्पल प्रोडक्ट और कस्टमर। प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, और सर्विस हो गया, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो उसे आप क्या कहते हो? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक वर्ड और है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ लिख देते हैं, कॉस्ट यूनिट। देखिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट दोनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब किसके लिए कर रहे हो, तो जिसके लिए कर रहे हो वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। और कॉस्ट यूनिट जो है वो क्या है? वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के कॉस्ट को
मापने का तरीका। सर मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं आज 100 मीटर की स्पीड से यहाँ से भागा, 100 किलोमीटर की स्पीड से भागा, ये सही है। या मैं ये कहूँ कि मैं 100 किलोग्राम की स्पीड से भागा, या मैं ये कहूँ कि मेरा वेट जो है वो 30 किलोमीटर है। समझ पा रहे बात? नहीं सर ये तो आप वर्ड गलत कह रहे हो। तो यहाँ मेजरमेंट मापने के लिए हमने क्या कर रखा, कुछ क्वांटिटी डिसाइड कर रखी है। समझ पा रहे बात? लाइक डिस्टेंस मापने के लिए आपने किलोमीटर लिया है। समझ आ रही बात? लाइक आपने दूध, पेट्रोल, डीजल, इनको मापने के लिए, लिक्विड को मापने के लिए आपने लीटर का इस्तेमाल करते हो। लीटर बताते हो कितना लीटर, इतना लीटर, इतना लीटर। क्लियर? फर्नीचर बनवाने जाओगे, आपने जो फर्नीचर वाला था उनसे पूछा कि भाई साहब मेरे घर के अंदर फर्नीचर करवाना, तो वो क्या कहेगा कि कितना स्क्वायर फीट एरिया है। समझ पा रहे बात? तो वो कहाँ किस तरीके से मेजर कर रहा है, स्क्वायर फीट के हिसाब से मेजर कर रहा है। सीमेंट लेने जाओगे तो वो आपसे क्या कहेगा, भाई साहब कितने किलोग्राम दे हम आपको। आप होटल के अंदर रूम लेने के लिए गए तो वो क्या कहेंगे, कितनी दिनों के लिए रहोगे, तो वहां पर क्या किए जाएंगे, दिन के हिसाब से पैसा लगाया जाएगा। समझ पा रहे बात? तो ये जो मापने का तरीका है, ये जो मापने का तरीका, इसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट यूनिट। अब सर ये नहीं, इसको एकदम आसान भाषा में बता दीजिए। मापने का तरीका वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। समझिएगा। एग्जाम्पल हो गया, जैसे क्या बोला था अपन ने, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, और भी बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे पर स्टूडेंट, पर डे, पर कोर्स। जैसे यहाँ जो चार्जेस रहते हैं वो पर कोर्स भी रह सकते हैं, पर किलोमीटर, अगर आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हो तो पर किलोमीटर, मूवी देखने जा रहे हो तो पर टिकट। ये जो है ये सारे केजी हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, पर स्टूडेंट में स्टूडेंट हो गया, पर डे में डे हो गया, पर कोर्स हो गया, पर किलोमीटर हो गया, पर टिकट हो गया, ये क्या है, कॉस्ट यूनिट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और एमसीक्यू के लिए परफेक्ट क्वेश्चन यही बनता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट में। एक बार सर वापस बता दीजिए तो मजा आ जाए। देखिएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को यूं याद रखिए, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम क्या करें, कॉस्ट डिसाइड करें, कॉस्ट का पता करें किसी पेन के लिए, किसी कस्टमर के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो जिसे हम बना रहे हैं उसके लिए कॉस्ट का पता करना। तो जिसके लिए आप कॉस्ट का पता कर रहे हो वही क्या है, आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब प्रोडक्ट के लिए पता कर रहे हो तो प्रोडक्ट आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सर्विस के लिए कर रहे हो सर्विस आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसे प्रोडक्ट के लिए हो गया, सर्विस के लिए हो गया, अगर डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो आप कॉस्ट का पता, तो वो डिपार्टमेंट भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर तो कॉस्ट यूनिट क्या है, उसको जिस तरीके से मेजर किया जाता है तो उसके मेजरमेंट का जो तरीका है वो क्या है, कॉस्ट यूनिट है। समझ पा रहे हो बात? पर केजी, पर बेड वगैरह इस तरीके से। हाँ सर, अब हम इसको अच्छे से समझ पाए। कॉस्ट ड्राइवर, मैं जटे हमला पगला दीवाना, उस तरीके का। सनी देओल, सनी पाजी। सर कैसे, देखिए कॉस्ट इनकर होती है तो उस कॉस्ट को लगाने के लिए भी उसको कोई चलाने वाला होना चाहिए। मतलब जिसके होने से कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी और जिसके कम होने से आपकी कॉस्ट कम लगेगी। समझ पा रहे हो? जिसके ज़्यादा होने से आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, जिसके कम होने से आपकी कॉस्ट कम लगेगी। रॉ मटेरियल में जैसे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो ये जो है क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट ड्राइवर। समझ पा रहे हो? इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगी। जितनी ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा लगेगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट कैसे लगती है, जितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आप ज़्यादा करोगे उतनी आपके कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन वहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉस्ट ड्राइवर हो जाएंगे। वो जितना ज़्यादा तो कॉस्ट उतने ज़्यादा, जितने कम तो जितने कम। मशीन के अंदर क्या हो जाता है, मशीन और अपने आप में क्या हो जाता है, मशीन के घंटे क्या हो जाते हैं, कॉस्ट
ड्राइवर हो जाते हैं। जितने घंटे मशीन ज़्यादा चलेगी उतने कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, जितने घंटे कम चलेगी उतने कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है सर। इट इज़ ए फैक्टर दैट कॉज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ये वो कारण है जिसकी वजह से कॉस्ट के अंदर चेंज आता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पर समझिएगा, कॉस्ट ड्राइवर के भी दो कैटेगरी है, एक है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और एक है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स में पढ़िएगा, इट इज ए मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी। इट इज यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू एन एक्टिविटी और ए कॉस्ट पूल। एक बार दोनों पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छा समझ आए। इट इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड placed on the activity by cost object. It is used to assign cost activity cost to cost object. सर मतलब क्या हुआ, ये हमें कुछ खास ज़्यादा समझ आया नहीं। देखिए, आपने पहले यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट की थी, कहाँ है? हाँ, देखिए यहाँ जब आप कर रहे थे प्रोसेस के अंदर बात कर रहे थे, ये प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में क्या करते हैं हम, स्टेजेज इन कॉस्ट सॉरी एक्टिविटी बेस्ड के अंदर सबसे पहले डिफरेंट एक्टिविटी किया, फिर उसके ओवरहेड जो थे वो साथ साथ में किया आपने, फिर उसके बाद में सपोर्ट एक्टिविटी को हमने प्राइमरी एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर पता किए, और कॉस्ट ड्राइवर पता करके हमने कैलकुलेट किया एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। और वो कैसे कैलकुलेट किया, टोटल कॉस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, टोटल कॉस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, चार्ज टू जॉब करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, चार्ज टू जॉब करते हैं। जैसे ये आया था 1000 रुपये पर इंस्पेक्शन, ये क्या आया था 1000 रुपये पर इंस्पेक्शन। फिर हमने क्या किया था, सपोज एक कोई जॉब वाई थी जिसके अंदर क्या हुआ था 2 इंस्पेक्शन हुए थे, तो हमने क्या किया 2 × 1000 कितना 2000 रुपये उसमें चार्ज किए थे। क्लियर है, समझ पा रहे बात? अब देखिएगा यहाँ जो टोटल कॉस्ट एक्टिविटी है, जैसे ये इंस्पेक्शन की है टोटल कॉस्ट एक्टिविटी है, तो ये क्या होगी, ये किन्हीं किन्हीं कारणों से बढ़ेगी। समझ पा रहे हो बात? ये किसी न किसी कारणों से बढ़ेगी और किन्हीं किन्हीं कारणों से कम होगी। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ ज़्यादा होंगे तो वो वहाँ पर क्या होगा, ये कॉस्ट बढ़ेगी। 40,000 की जगह अगर जैसे इंस्पेक्शन 50,000 होते तो हो सकता था कि 50,000 होते, या हो सकता था कि 60,000 होते, या हो सकता था कि 45,000 होते, ऐसा कुछ होता, खर्चा ज़्यादा होता। समझ पा रहे हो बात? ये हो गया। और एक यहाँ पर 2 की जगह अगर यहाँ पर सपोज 3 इंस्पेक्शन लगते हैं तो यहाँ 3 × 1000 कितना चार्ज करते हैं 3000 रुपये। और अगर यहाँ 4 यूज होता, 4 इंस्पेक्शन लगते तो 4 × 1000 4000 लगते। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? बस देखिएगा ये दोनों वर्ड जो है वो ऐसे हैं कि इसके अंदर थ्योरी कंफ्यूजिंग बहुत है, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक के अंदर है, तो वहाँ दिक्कत आती है। इस वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। इट इज़ यूज टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स टू एन एक्टिविटी और कॉस्ट पूल। ये किसके लिए किया जाता है, ये ताकि हम पर एक्टिविटी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो वो क्या है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। समझिएगा यहाँ पर जैसे हमने ये वाला जो एग्जांपल लिया था, इसके अंदर यहाँ पर 40,000 की जगह अगर 45,000 होता, अगर यहाँ 40,000 की जगह 45,000 होता, कोई भी कारण हो सकता था जिसकी वजह से 40,000 की जगह ये कितना हो सकता था 45,000 भी हो सकता था, डिवाइडेड बाय 40 भी होता, हो सकता था कि ये 50,000 डिवाइडेड बाय 40 भी होता। तो ये जो 40,000 से 50,000 है, 45,000 है, इनको जो बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, वो कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। अब एक बार इसको आप वापस देखोगे तो समझ आ जाएगा। इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी। ये क्या है कि एक एक्टिविटी ने कितना कंज्यूम किया, यहाँ पर क्या किया, किसने, एक एक्टिविटी ने कितना कंज्यूम किया, कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी। भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इसके अंदर कंफ्यूज होने लगेंगे क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर बातें हैं, इस वजह से बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों में थोड़ा सा फर्क जो है वो बता पाऊँ, लेकिन दोनों में बहुत माइनर सा फर्क है, इस वजह से एकदम क्लियर कट यहाँ फर्क दिखता हो तो वो बहुत आसानी से बताया जा सकता है।
लेकिन यहाँ जो फर्क है वो बहुत माइनर से फर्क है। तो पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट के अंदर हमने फर्क देखा, जो कि आपको सिमिलर से लग रहे थे लेकिन वो थोड़े अलग है। वैसा वैसा रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर जो है, ये क्या है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर जो है वो रिसोर्स किसके लिए होगा, कंज्यूम्ड बाय एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के कंजम्पशन पे बेस्ड है। सर तो ये किस पे होगा, समझिएगा, दोनों कंपैरिजन में देखिएगा। मेजर्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है ये किसके लिए, जितना जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा डिमांड करेगा उतना ये ज़्यादा इनकर होगा। कौन सा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, समझिएगा। लाइक ये जो आपने 40,000 रुपये कैलकुलेट किए थे, ये जो 40,000 कैलकुलेट किए थे कि 40,000 रुपये टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट लगे थे 40 इंस्पेक्शन से, आपने इस 40,000 को पता किया कि ये 40,000 क्यों लगे, तो आपने पता किया कि ये में हमारे 4 ऑपरेटर थे, हमारे 4 ऑपरेटर थे, क्लियर है, मतलब एक ऑपरेटर 40,000 दे रहे हैं। तो यहाँ जो एक्टिव कॉस्ट जो है वो बढ़ाएगा या कम कौन करेगा, ऑपरेटर। सपोज यहाँ 4 ऑपरेटर की जगह 5 ऑपरेटर होते तो ये कितना लगता, 50,000 लगता। 6 ऑपरेटर होते तो कितना लगता, 60,000 लगता। 7 ऑपरेटर होते तो कितना लगता 70,000 रुपये, क्लियर। तो ये क्या है, एक्टिविटी ने कितना कंज्यूम किया, सर एक्टिविटी ने 4 ऑपरेटर कंज्यूम किए, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, इट इज यूज टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स टू एक्टिविटी और कॉस्ट पूल। और ये 40,000 किसके लिए काम आए, एक्टिविटी के रेट कैलकुलेट करने के लिए कि 1,000 रुपये पर इंस्पेक्शन आया, क्लियर। सर तो ये क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, इट इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे 2 इंस्पेक्शन लगे, इसके अंदर 2 इंस्पेक्शन लगे, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी और डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। 2 लगे, इस वजह से क्या हुआ, 2 इंटू 1,000 रुपये, 2,000 रुपये चार्ज हुए। अगर यहीं पर इंस्पेक्शन वो कस्टमर कह देता है कि सर हमारे बार एक बार पूरा कंफर्म कीजिएगा, हमें 2 इंस्पेक्शन नहीं 3 इंस्पेक्शन करके दो, 3 इंस्पेक्शन करवाते तो कितना लगता, 3 इंस्पेक्शन इंटू 1,000, 3,000 रुपये। 4 इंस्पेक्शन करवाते तो 4 इंटू 1,000 कितना, 4,000। इट इज यूज टू असाइन, ये किसके लिए असाइन होता है, इट इज यूज टू असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो है वो किसके लिए होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, समझ पा रहे बात, ये किसके लिए होता है, एक्टिविटी और कॉस्ट पूल, ये किसके लिए होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ये इन दोनों में फर्क है, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिविटी की कॉस्ट को चलाते हैं। ये ज़्यादा होंगे तो एक्टिविटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये कम होंगे तो ये एक्टिविटी कॉस्ट कम होगी। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो आपको बेहद सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर जो है वो एक्टिविटी की कॉस्ट को चलाते हैं, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी की कॉस्ट को चलाते हैं। वहीं बात करें एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को चलाते हैं। सर एक बार आप हमें लिखवा देंगे ना तो ये मज़ा सा आ जाएगा। एक यहाँ पेज ले लेते हैं ना ताकि आपको देखिए, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ये एक्टिविटी की कॉस्ट चलाते हैं, ज़्यादा होने पर एक्टिविटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम होने पर एक्टिविटी की कॉस्ट कम होगी। मात्राएं मेरी गलत
है, 100% है, मुझे नहीं पता है, इस वजह से आप अपने आप से ऑटो करेक्ट कर लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, लेकिन ये किसकी चलाते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट को तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को चलाते हैं। ये ज्यादा होंगे अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपका कस्टमर हो गया, जो भी प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, की कॉस्ट ज़्यादा होगी, कम होने पर कॉस्ट की कॉस्ट कम होगी। क्लियर है। अब इसके बाद में कॉस्ट पूल मतलब देखिए ये जो वर्ड बने हैं ना, कॉस्ट पूल हो गया या कोई भी हो गया, वो क्या होते हैं, आप इनको आम जीवन के अंदर जो देखते हो ना, ये वर्ड वैसे ही है। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अपने जैसे लड़के नहा सकते हैं, लड़कियां नहा सकती है, या लड़कियां नहा सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर नहा सकते हैं, एक टाइप के लोग ही साथ नहाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट पूल के अंदर भी क्या होगा, यही सिस्टम होगा, एक एक तरीके की जो पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी के, भाई जैसे आप क्लास के अंदर जाओगे तो आपके जो फ्रेंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे आपके लक्षण होंगे ना वैसे वैसे आपके फ्रेंड होंगे, जैसे आपके लक्षण होंगे ना वैसे वैसे आपके फ्रेंड होंगे। क्यों, क्योंकि उनको आप खींचोगे, आपको वो खींचेंगे। आप चाहे स्कूल चेंज किए, आप बैक बेंचर है, नए स्कूल में जाइए, आप आगे बैठिए, आप 3 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, आपका मतलब यूं वॉमिटिंग टाइप का माहौल सा बन जाएगा, और आपको अल्टीमेटली वहीं जाना पड़ेगा जहाँ आपकी सही जगह है, और वहाँ जाके बैठोगे तभी जाके आपको तसल्ली होगी। हाँ सर ऐसा होता है। आपके दोस्त वही बनेंगे जो बनने लायक है, जैसे आप है वैसे आपके दोस्त होंगे। अगर आप नालायक हैं तो आपके दोस्त भी नालायक होंगे, अगर आप समझदार है तो आपके दोस्त भी समझदार होंगे, पढ़ने वाले का दोस्त भी पढ़ने वाला होगा, और नालायक का दोस्त भी नालायक होगा। समझ पा रहे हो बात। तो वैसा वैसा एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड जो जो कॉस्ट है वो सारी सारी एक जगह इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, कॉस्ट पूल कहलाता है। इट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम। इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट दैट हैव सेम, जो क्या है, सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम्पल ऑफ मशीन सेटअप, जो एक ही तरीके के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब कि जैसे बैक बेंचर में उसमें एक सिस्टम होता है कि भाई एक को किसी को मुक्का मारा तो बाकी सारे मुक्के मारेंगे, लड़ाई के लिए सारे तैयार रहते हैं, तो ये वैसा रहता है। आगे बेंच वाले उनका रहता है कि नहीं भाई अपने को लड़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उनको कुछ कह भी देते हैं, एक को तो वो भी इग्नोर कर देते हैं, बाकी वाले भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या, उनके सारों के एक तरीके कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब कि एक के साथ जैसा होता है बिहेव, और वो जैसा रेस्पॉन्ड करता है वैसा वैसा दूसरा वाला भी रेस्पॉन्ड करता है। समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से कॉस्ट पूल होता है। अभी इससे नेक्स्ट जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटीज अंडर ABC मेथोडोलॉजी, ये दिया था फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय कूपर 1990 1990 में कूपर ने दिया था कि एक्टिविटी जो होती है ना वो 4 तरीके की हो सकती है, यूनिट लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी और फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटी। सर क्या क्या होता है एक्टिविटी, ये किस किस तरीके से होती है, देखिए ये मैंने आगे इसको पूरा लिख रखा है। यूनिट लेवल एक्टिविटी, दीज आर दोज एक्टिविटीज फॉर विच द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाई विद द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी जो नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड होती है, जितने नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। सर समझ नहीं आया, दोनों को साथ पढ़ो आसानी समझ आ जाएगा। कुछ जो होती है वो क्या होती है, यूनिट के हिसाब से होते हैं, पर्टिकुलर एक यूनिट ज़्यादा बनाओगे तो कॉस्ट लगेगी, एक यूनिट कम बनाओगे तो कॉस्ट कम होगी। कुछ होती है वो यूनिट के हिसाब से नहीं चलती, बैच के हिसाब से चलती है, अगर एक बैच ज़्यादा बनाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, अगर एक बैच कम करोगे तो कॉस्ट कम लगेगी। उसके हिसाब से भी है, दो और है ये, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटी लेवल। प्रोडक्ट लेवल क्या है, दीज आर एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन।
देखिए प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं ना बहुत सारे, उनको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट लाइन। सर कैसे, जैसे iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, ये क्या है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट है, तो ये क्या कहलाएगी, एक प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी। समझ पा रहे हो बात, ये क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी। क्लियर। तो उसके अंदर जो एक्टिविटी की जाती है जो प्रोडक्ट लाइन के सपोर्ट के लिए, जैसे डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, तो अब इनके अंदर देखोगे आप, इनकी जो डिजाइनिंग होती है वो लगभग कॉमन रहती है, क्योंकि लगभग तो वही रहेगा भाई, उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट इधर उधर करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होता है। प्रोड्यूसिंग पार्ट स्पेसिफिकेशन, अब सबके अंदर आईफोन के जो भी ये जितने भी इनकी लाइन है उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो होंगे वो कॉमन ही होंगे। और कीपिंग टेक्निकल ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट अप टू डेट, तो इनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी होते हैं। तो प्रोडक्ट लेवल जो सीधा किससे मतलब है, जो प्रोडक्ट लाइन से मतलब है। और फैसिलिटी लेवल, दीज आर द एक्टिविटीज विच कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ये कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट से नहीं होते। These activities necessary to sustain the manufacturing the process and the common process and are common and joined to all product manufacture, maintenance of building और plant and security। ये बेचारे इधर उधर भटकने वाले हैं, इनका कोई सगा संबंधी नहीं है, ये लोगों की मदद करते हैं लेकिन ये पर्टिकुलरली किसी से लिंक नहीं हो पाए। समझ आ रही बात, अभी भी इनका स्टेटस जो वो सिंगली शो हो रहा है। समझ पा रहे बात, तो अभी ये किसी से जुड़ नहीं पाए हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाएंगे, फैसिलिटी लेवल। इनका काम क्या है, इधर से उधर चिट्ठियाँ पहुंचाना, उधर से उधर चिट्ठियाँ पहुंचाना, बस इनका यही काम रहा है। तो ये जो है ये क्या होती है, फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटीज। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। ये यहाँ आपको दे रखे हैं कुछ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर डिफरेंट एक्टिविटी पूल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज बिलो। ऑर्डरिंग और रिसीविंग ऑफ मटेरियल, तो उनके लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, जितने परचेज ऑर्डर ज़्यादा होंगे उतने ऑर्डरिंग और रिसीविंग ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कम होगी, तो इसको, और जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होंगे जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। तो ये क्या है, ऑर्डरिंग और रिसीविंग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो उसके ऊपर कॉस्ट का कारण होता है, तो वो कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन के लिए मशीन सेटअप, एक बार सपोज सेटअप पे कॉस्ट लगती है और फिर वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए चलती है, तो मशीन कॉस्ट के लिए सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है। ये आपके लिए आइडिया है, इसे रटे नहीं, बस 2-3 बार पढ़ लें, समझ लें। क्लियर है, मशीन कॉस्ट, मशीन और उसके बाद में असेंबलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ पार्ट। असेंबली का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे साइकिल के अंदर बहुत सारे टायर अलग बने, ये जो सीट थी वो अलग बनी, जो पैडल थे वो अलग बने, और हैंडल जो है वो अलग बना, फिर उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो असेंबली। अब जितने पार्ट्स ज़्यादा होंगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, सही बात है सर। इंस्पेक्शन और टेस्ट के लिए नंबर ऑफ टेस्ट हो गया, पेंटिंग के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया, सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर और या नंबर ऑफ लेबर जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से। क्लियर। अभी ये जो है ये कुछ वर्ड है जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी आपका इतना लंबा चौड़ा चैप्टर बचा नहीं, अब जो है वो ये एंड होने पे है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, कॉस्ट का मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अनुसार। सर मतलब जैसे समझिएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, एक्टिविटी के लिए कॉस्ट पता किया, और फिर हमने क्या किया, उसके हिसाब से सारे डिसीजन लिए। अब हम हर एक्टिविटी का अलग से एनालिसिस करें, इस एक्टिविटी की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, क्या ये एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है,
ये जो सारा मैनेजमेंट है ये क्या कहलाता है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। सर ठीक ठाक समझ आया, पर इतना पूरा समझ नहीं आया। इसके अगर वेरियस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट देखोगे तो उसके बाद में आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। बताइए, सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जो कारण है एक्टिविटी के कॉस्ट इनकर, इनकर के स्पेलिंग शायद गलत है भाई, एक सेकेंड ना, एक मिनट है ना, इनकर ये है शायद सही भाई, सही कर लीजिएगा, मैं हिंदी में लिख देता। इनकर जो कारण है एक्टिविटी के कॉस्ट इनकर होने का, उसका एनालिसिस। मतलब देखिए, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो कारण है इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए, तो उसका एनालिसिस करना कि किस तरीके से नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो कम किए जा सके, कितने हमारे लिए जरूरी है, जितने जरूरी हो उतना ही किया जाए, क्या उसमें अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं लग रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब यहाँ पर समझिएगा, इसका मेन जो है सबसे वो है एक्टिविटी एनालिसिस। यहाँ पर एक्टिविटी एनालिसिस को हम दो भागों में बांटते हैं, वैल्यू एडेड एनालिसिस और नॉन वैल्यू एडेड। ये जो वर्ड है वैल्यू एडेड, ये आप जीएसटी के अंदर भी पढ़ोगे कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। सर वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या? देखिए, पहले ऐसा होता था, सपोज ये एक आदमी था, ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसने क्या किया, 100 के अंदर कोई चीज़ लेके आया और ये इसको 200 पे सेल किया, और इसने 200 से कितने पे सेल किया, 300 पे सेल किया। तो पहले अगर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होता था तो 10% रेट होता है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता, ये डिस्चार्ज हो गई लगता, हाँ, पहले वाले में अगर 100% पे होता 10% के हिसाब से तो 10 रुपये चार्ज होता, बी पे 200 पे 10% होता तो 20 रुपये का टैक्स लगता, सी पे 300 पे 10% के हिसाब से 30 रुपये टैक्स लगता। फिर इन्होंने क्या किया, जीएसटी लेके आए और उन्होंने कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स है। हमने कहा वैल्यू एडेड का मतलब क्या, उन्होंने कहा देख देख बी, तुमने जितनी वैल्यू ऐड की है ना उतने पे ही टैक्स देना, उससे ज़्यादा पे टैक्स नहीं देना। हमने कहा कि बी ने कहा कि कितनी वैल्यू ऐड की, देख तूने 100 में खरीदा और 200 में बेचा, मतलब तूने कितने वैल्यू बढ़ाई कि 100 रुपये, तो इसको कहा कि तुम 100 रुपये पे ही टैक्स देना। और बी जब सी को सेल किया 200 में, तो सी को कहा तूने कितनी वैल्यू ऐड की, इसने कहा कि देख 200 में खरीदा सरकार और 300 में बेचा, मतलब 100 रुपये मैंने वैल्यू ऐड की, तो इसे 100 रुपये के ऊपर ही टैक्स देना। तो वैसा वैसा एक्टिविटी का जब एनालिसिस होगा तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से होगा, वैल्यू एडेड एनालिसिस। समझिएगा, वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी होगी, वो एक्टिविटी जिसके ऊपर खर्चा हुआ है और उसके साथ साथ उसने वैल्यू भी क्रिएट करके दी है, तो वो क्या कहलाएगी, वैल्यू एडेड एक्टिविटी। जिसने खर्चे से ज़्यादा वैल्यू ऐड की है वो हमारे लिए एक सही तरीके से वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहलाएगी। जिसने हमारे लिए जो खर्चा किया उससे कम वैल्यू ऐड की है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सर कैसे समझाए आप बताइए। लाइक मोबाइल के अंदर उन्होंने फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन डाला, पहले ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था नहीं, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डाला। अब ये जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डालने के लिए उनको सपोज 10,000 कॉस्ट इनकर हुई, लेकिन इसकी वजह से उनकी सेल जो है वो 20,000 से इंक्रीज हो गई। छोटा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। उन्होंने फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन डाला जो अभी तक किसी मोबाइल में था नहीं, उन्होंने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डाला जिसमें मान लीजिए कि 10,000 की कॉस्ट लगी। अब इस 10,000 की कॉस्ट लगी और इसको जब हमने मार्केट के अंदर लॉन्च किया कि अब से हमारे मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होगा, तो हमारी सेल जो है वो 20,000 से बढ़ी, या फिर हमारा मुनाफा जो है वो 20,000 से बढ़ा। तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, वैल्यू को ऐड करने वाली एक्टिविटी है। समझ पा रहे हो बात, ये हमारा फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो ये क्या हो गई, वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सेकंड क्या हो गया, एक और हमने उसके अंदर लेके आए, लाइक जैसे हम आँख बंद कर देते हैं मोबाइल जो वो अपने आप से बंद हो जाता है, और जैसे आँख खोलते हैं वैसे मोबाइल शुरू हो जाता है। ऐसी हम टेक्नोलॉजी मान लीजिए लेके आए। उसको लाने के लिए हमारी कॉस्ट लगी 20,000 रुपये और उससे मुनाफा हमें हुआ 10,000 रुपये।
उसको सेल करने से सेल बढ़ी और उससे मुनाफा जो है वो 10,000 हुआ, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है और बताती है कि इसमें से वैल्यू एडेड कौन सी और नॉन वैल्यू एडेड कौन सी। जो वैल्यू एडेड है उनको तो क्या करती है, और ज़्यादा प्रमोट करती है, और जो नॉन वैल्यू एडेड होती है उनको क्या करती है, हटाती जाती है। इस वजह से मैंने शुरुआत के अंदर भी बताया था एक एग्जाम्पल कि कार मैन्युफैक्चरिंग वाले जब भी क्या करते हैं, नई कार लॉन्च करते हैं, तो आप उसके अंदर फीचर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसने तो मतलब अब तो ये बेचारा डूब ही जाएगा, इतने सारे फीचर्स इसने डाले और पैसा तो ये कुछ ले ही नहीं रहा एक्स्ट्रा। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी तो डालते हैं, साथ साथ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो होते हैं वो हटा देते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर है? तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। लिखवाने की जरूरत है क्या, लिख लोगे आप इसको तो समझ ही लोगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिपोर्ट कार्ड देखे हो अपना, वो क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस। वो क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब कि आपने कैसा परफॉर्म किया उसका एनालिसिस। एक्टिविटी बेस्ड के अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसा होगा, एक्टिविटी बेस्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस। कि भाई इसने कॉस्ट इतनी लगानी थी, इतनी लगाई, कम लगाई, ज़्यादा लगाई, वो क्या होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक्टिविटी बेस्ड जो मैनेजमेंट है वो आल्सो यूज, वो कहाँ यूज हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। अब एक्टिविटी के अंदर आप पता करोगे कि ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो उसको हटा दीजिए, कॉस्ट आपकी कम हो गई। एक्टिविटी के हिसाब से देखिए कि इस एक्टिविटी को किस तरीके से, इसका कोई सब्सटीट्यूट है क्या, हाँ है, और वो क्या उससे कम कॉस्ट के अंदर है, हाँ कम कॉस्ट के अंदर है, तो वहाँ इस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है, बिजनेस का पूरा प्रोसेस होता है कि भाई ये प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के अंदर यहाँ से मटेरियल लाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ स्टोर के अंदर रहेगा, फिर स्टोर से प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा, वहाँ पर ये कॉस्ट लगेगी, ये मशीन लगेगी, फिर उसके बाद में ये प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद में कस्टमर की डिमांड आएगी, फिर यहाँ से हम डिलीवरी लेके जाएंगे वहाँ पर कस्टमर तक और कस्टमर को पहुँचाएंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, बिजनेस प्रोसेस है। अब इसको हमने पूरा अच्छे से ऑब्जर्व किया और उसके अंदर कहा कि हमारा प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में 2-3 महीने पड़ा रहता है, जिसमें हमारी स्टोरेज कॉस्ट लगती है। तो हमने क्या किया, बिजनेस प्रोसेस को पूरा री इंजीनियरिंग किया और इस तरीके से किया कि 5 दिन पहले ही प्रोडक्ट तैयार रहे, ताकि स्टॉक आउट भी ना हो, और 5 दिन पहले तैयार रहे ताकि कस्टमर की डिमांड आते से हम भेज दें। तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी एक्टिविटी बेस्ड जो काम आता है, हम एक्टिविटी के हिसाब से पता कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी कितने टाइम के अंदर हो जाती है, कितना इसके अंदर टाइम लेता है वगैरह वगैरह, या फिर कितना कॉस्ट लगता है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके हम इसको मदद कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में काम आता है। बेंच मार्किंग क्या होता है, कंपेरिजन, या फिर इसे कह सकते हैं तुलना, हिंदी में तुलना, छोटा होना चाहिए, बड़ा पता नहीं यार। देखिए कंपैरिजन क्या होता है, बेंचमार्किंग, वैसे तो बेंचमार्किंग वर्ड जो वो एक्चुअली यूज होता है किसके लिए, शीर्ष में जो है सबसे टॉप में उससे तुलना करना, जो सबसे टॉप में है उससे तुलना करना, तो वो क्या कहलाता है, बेंचमार्किंग। लाइक क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर से तुलना करना, तो वो क्या है, बेंचमार्किंग। समझ पा रहे हो बात? वैसा वैसा मोबाइल फ़ोन और इनके अंदर एप्पल से कंपैरिजन करना, तो वो क्या है, बेंचमार्किंग। उनसे कंपैरिजन करने में फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, और वो उसने कहाँ कुछ उसने बढ़िया किया और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, हम दोनों में इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करना, तो वो क्या कहलाता है, बेंचमार्किंग। कंपैरिजन वहाँ भी हो सकता है, बाकी बेंचमार्किंग वर्ड उनके लिए भी यूज होता है, किसी और से भी कंपैरिजन करते हैं, किसी और कंपनी से जो टॉप में नहीं है, तो भी वो बेंचमार्किंग के अंदर आता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो इस तरीके से, ये तो आपको वैसे समझ आ रहा है कि किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जैसे एक एक्टिविटी का इंचार्ज है, उसको कुछ आपने कॉस्ट के टारगेट दिए थे और फिर उसने कॉस्ट एक्चुअल में इनकर की, अगर ज़्यादा इनकर की है तो वो परफॉर्मेंस उसकी वीक है, और कम की है तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर भी काम आता है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, एक्टिविटी के अनुसार बजट बनाना, कि जैसे कि इस साल के अंदर टोटल इंस्पेक्शन कितने कॉस्ट लगेगी, वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से आपने डिसाइड किया। एक्टिविटी के हिसाब से अगर बजट बनाते हो तो वो एक्टिविटी बेस्ड
बजटिंग होते हैं। एक्चुअली ये वर्ड है, इनके ज़्यादा इतने यूज़ नहीं है, लेकिन आपको समझ सारे आए रखे होने चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से कर सको। बाकी इसके अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड और ट्रेडिशनल, इसको तो आप एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसको दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बस ये है एक असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एक्टिविटी होता है, और ये कॉस्ट यूनिट के लिए होता है। ये इतना जो है आप ध्यान रखिएगा, बाकी इसके अंदर आपको कोई आएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। तो ये यहाँ पर आपका टोटल कॉन्सेप्ट जब वो क्लियर होता है, उसको मैं अभी इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट के अंदर थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर वो वापस एक बार कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके एक बार दोनों रिकॉल भी हो जाए सारे। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो था एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो कृपया करके अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें इस इन्फॉर्मेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अपने एम के ऊपर फोकस्ड रहें, और हर हाल में एग्ज़ाम क्लियर करना है ये टारगेट के साथ पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। साथ ही साथ पढ़ना है ये तय है, तो उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने का काम जो है वो आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन।